तो आज ऐसे करते हैं, लिखा देते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है पहले ऑब्जेक्टिव करा देते हैं। ऑब्जेक्टिव में लिखिए, पहला क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। ये तो जानते होइएगा। इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। निकलिए। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, तो यूरोप तो बता ही दिए ना, आंसर वही आंसर में लिखा दिए यूरोप है। अच्छा, पहले क्वेश्चन लिखा है तब आंसर लिखा है। देखिए, क्वेश्चन है कि वर्तमान में इटली और जर्मनी किस महादेश में आते हैं? इसका आंसर है यूरोप महादेश। तो हम पहला वाला क्वेश्चन जो है पूरा आंसर में लिखा दिए कि जर्मनी और इटली किस महादेश में आते हैं? यूरोप में। अब दूसरा वाला जो आप लोग चाहते हैं वैसे लिखा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, फ्रांस के शीर्ष, अरे झगड़ा मारो करती है ये लोग, देख ले इधर, यहां भी इंतजाम है, इसका इंतजाम यहां भी है। हाँ, क्या लिखे? दूसरा लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, फ्रांस में किस शासक वंश के पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया? वियना कांग्रेस द्वारा किया गया। हाँ, आंसर लिखिएगा बूर्बो वंश। ये आंसर हो गया, बूर्बो वंश हो गया। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी लिखो ना, टिक लगा हुआ है। चंदन सर लगवाएं क्या? अच्छा, अपने से लगा लिया आप लोग। हाँ ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। मेजिनी का संबंध जो है एक संगठन था, ये एक संगठन समझते हैं ना, संगठन यानी दल, पार्टी। ये क्रांतिकारियों का पार्टी था। किसका पार्टी था? क्रांतिकारियों का। मेजिनी उसी से संबंधित थे। चलिए अगला लिखिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो वो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखिएगा, ऑस्ट्रिया लिख दे क्या? ठीक है, ऑस्ट्रिया हो गया। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो विक्टर एमेनुअल कौन था? कहाँ का? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बैठो। सार्डिनिया पिडमोंट जो था ना, वो इटली का पहला नाम था। क्या इटली को पहले कहा गया? सार्डिनिया पिडमोंट।
वही लड़ाई लड़ेगा। और उसका राजा है विक्टर एमेनुएल। उसने काबूल को किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़िए। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। बिल्कुल ठीक है, तब तो ये जानते ही आप लोग। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। कहां का शासक था नेपोलियन बोनापार्ट? फ्रांस का। क्या? तो ये जर्मन राइन का गठन क्यों करेगा? क्योंकि इसने जर्मनी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, आगे पढ़ा देंगे आप लोगों को। अच्छा, आगे लिखिएगा। जॉलबेरिन एक संस्था था। हाँ, व्यापारियों का संस्था था ये। जॉलबेरिन। जॉलबेरिन एक संस्था व्यापारियों का था। अच्छा, चलिए। रक्त और लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? कौन था बिस्मार्क? ना हाँ, शासक नहीं था, वो भी प्रधानमंत्री था। जर्मनी का पहला नाम क्या था? प्रसा। जैसे इटली का नाम अभी हम लोग पहला जाने ना, पिडमोंट सार्डिनिया। वहां का प्रधानमंत्री कैबूर। और जर्मनी का पहला नाम था प्रसा। वहां का प्रधानमंत्री बिस्मार्क। ठीक है, बैठिए। और इसने रक्त और लॉ की नीति का पालन किया। रक्त और लॉ की नीति क्या होता है? इसका मतलब क्या है? कड़ा शासन, कठोर शासन। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, रक्त और लॉ की नीति समझिए। आगे भी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है कि बिस्मार्क को रक्त और लॉ की नीति का पालन किया इसने, ये आगे आप लोग बीपीएससी भी दीजिएगा तो वहां भी पूछता है, रेलवे एसएससी में भी पूछता है। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन आगे तक काम देगा आपका। ये क्या होता है रक्त और लॉ की नीति? जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कश्मीर का एक स्थान था, कहां? पहलगांव। और वहां पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कुछ भारतीय टूरिस्ट को मार दिया। कितने टूरिस्ट को मारा? कितने को मारा? 28 की 26? 28 था। हाँ, शायद 28 था। तो क्या किया मोदी जी ने? इसके बदले में पाकिस्तान पर हवाई अटैक कर दिया। इसी को कहते हैं लॉ और रक्त की नीति। भारत क्या कह रहा है कि जब जब पाकिस्तान का कोई आतंकी हमला होगा, हम लोग घुस कर मारेंगे। इसको कहते हैं रक्त और लॉ की नीति, कड़ा नीति। आगे आप लोग पढ़िएगा। एक और हमारे देश के मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको भी लॉ पुरुष कहा जाता था। कहा जाता था ना लॉ पुरुष, क्योंकि वो भी कड़े थे, कड़ा एक्शन लेते थे। हार्ड एक्शन। हार्ड एक्शन लेने वाली नीति को क्या कहा जाता है? रक्त और लॉ की नीति।
जो लिया बिस्मार्क ने, किस लिए? जर्मनी का एकीकरण करने के लिए। समझ रहे? आगे समझाएंगे भी आप लोगों को। अच्छा, फ्रैंकफर्ट की संधि, हाँ 1871 में हुआ। इसी संधि से जर्मनी का एकीकरण हो गया, ये भी समझाएंगे। यूरोप वासियों का अगला क्वेश्चन है, किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। वो जो उस दिन हम लोग पढ़े थे पुनर्जागरण, पुनर्जागरण यही था। अब आइए, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ। ठीक है। अब बड़ा वाला क्वेश्चन लिखाते आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव लिख के, ऑब्जेक्टिव तो देखते आप लोग का टिक मार्क किया हुआ है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो लिखिए आप लोग। ये 60 शब्द में लिखना है आप लोगों को, 60 वर्ड में। क्वेश्चन है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था? आंसर लिखिए, लिखिएगा। इसके पहले फ्रांस में दो बार 1789, इसके पहले फ्रांस में 2 बार, हाँ 1789 और 1830 में। आवाज सबको जा रहा है? 1789 और 1830 में क्रांति हो चुकी थी। आगे लिखिएगा, 1848 के क्रांति के द्वारा, 1848 के क्रांति के द्वारा फ्रांस में लोकतंत्र और गणतंत्र के समर्थन में प्रयास किया था। लिखिएगा आगे। इस क्रांति का मुख्य कारण एक अयोग्य प्रधानमंत्री, इसका प्रमुख कारण एक अयोग्य प्रधानमंत्री गोबो GOBO गोबो का विरोध करना था। गोबो, प्रधानमंत्री गोबो, हाँ गोबो, गोबर नहीं लिख लेना, हाँ। गोबो का विरोध करना था, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, फ्रांस की सरकार साधारण जनता के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रही थी।
बल्कि साधारण जनता के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रही थी, बल्कि सिर्फ धनी वर्ग और व्यापारी के लिए काम कर रही थी। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस में बल्कि अन्य यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयता को फैलाया था। इसने न सिर्फ फ्रांस में बल्कि अन्य यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयता को फैलाया था। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए। इटली और जर्मनी के एक क्वेश्चन पहले लिखिए। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? लिखिएगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? लिखिए अब। ऑस्ट्रिया 1789 ऑस्ट्रिया 1789 के फ्रांसीसी क्रांति 1789 के फ्रांसीसी क्रांति द्वारा लाए गए राष्ट्रीयता कामा लोकतंत्र और गणतंत्र की विचारधारा का विरोधी था। फुल स्टॉप दे देना। ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री ब्रैकेट में लिख दीजिएगा चांसलर। वहां के प्रधानमंत्री को चांसलर भी कहा जाता है। ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री अथवा चांसलर मैटरनिक फ्रांस के शासक नेपोलियन का विरोधी था और उसने 1815 में वियना सम्मेलन बुलाया था। वियना देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है वियना।
अगला पॉइंट लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, मैटरनिक ने ब्रिटेन कॉमा रूस और प्रसा जैसे देशों के साथ मिलकर नई व्यवस्था, नहीं हम धीरे धीरे बोलते, लड़की बोलती आगे बोलिए ना सर। नई व्यवस्था को समाप्त करके 1789 के पहले वाली व्यवस्था को अर्थात पुरानी व्यवस्था को दोबारा लाया और इसी की वजह से मैटरनिक ने इटली और जर्मनी के एकीकरण में बाधा पहुंचाने का कार्य किया था। ठीक है, हो गया साथ सब। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखिए, जल्दी जल्दी लिख। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में, क्वेश्चन लिखिए पहले, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? लिखिए इसको, नेपोलियन क्या नजदीक आने से दिक्कत होता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के राजा बनने के बाद धनी पैसे वाला धनी वर्ग ब्रैकेट में अभिजात्य वर्ग को महत्व देना बंद कर दिया। फुल स्टॉप। उसके द्वारा किए गए, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, उसके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य ने
उसके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य ने आम जनता को प्रभावित किया था। आम जनता को प्रभावित किया था। हाँ, फुल स्टॉप। नेपोलियन के सैनिक अभियान यूरोप के कई देशों तक फैले थे। यूरोप के कई देशों तक फैले थे, जिसमें इटली और जर्मनी प्रमुख देश थे। इटली और जर्मनी प्रमुख देश थे। अंतिम फुल स्टॉप। अतः नेपोलियन ने अपने अभियानों से यूरोप में राष्ट्रवाद और गणतंत्र की विचारधारा को फैलाया था। चलिए, हो गया ये 7 शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी लिख दे क्या? हाँ, लिखिएगा आप। क्वेश्चन है गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। लिखिएगा आप, आंसर लिखिएगा। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी ने एक क्रांतिकारी की भूमिका अदा किया था। उसने फुल स्टॉप के बाद उसने मैजिनी लिख लीजिएगा। मैजिनी और काबूर के साथ मिलकर इटली के राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करने के लिए अलग से सेना का गठन भी किया।
सेना का गठन भी किया। अंतिम लाइन लिखिएगा, गैरिबाल्डी का इटली के एकीकरण के अलावा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी भूमिका थी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी भूमिका थी कि राष्ट्रीय आंदोलन, भारत की आजादी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हाँ, हो गया ना। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए अंतिम क्वेश्चन लिखिए। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए फिर से क्वेश्चन लिखिए। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? लिखिएगा, आंसर लिखिए। विलियम प्रथम प्रशा का सम्राट था। और उसने बिस्मार्क को प्रशा के प्रधानमंत्री के रूप में पूरा समर्थन किया था। अगला पॉइंट लिखिएगा। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक था। राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक था। विचारों का समर्थक था और उसने जर्मनी में कल कारखाने की स्थापना भी की थी। जर्मनी में कल कारखाने की स्थापना की थी। अगला पॉइंट, फुल स्टॉप। कल कारखाने की स्थापना की थी, फुल स्टॉप। वह यह समझता था कि जर्मनी का एकीकरण
बिस्मार्क की कूटनीति, बिस्मार्क की कूटनीति, कूटनीति बिस्मार्क की कूटनीति और सैनिक ताकत से ही संभव था, और सैनिक ताकत से ही संभव था। इसीलिए तेज बोलते हैं हम, जरा तेज बोलते हैं, लिख नहीं पाते। हाँ, तो लोग लिख लेता है। हाँ, ठीक, तेज लिखना चाहिए। हाँ, इसलिए विलियम ने हमेशा बिस्मार्क का पूरा समर्थन दिया था। हाँ, पूरा समर्थन दिया था, दिया था। हो गया क्या? ये जितना लघु उत्तरीय प्रश्न है ये हो गया आप लोगों का इस चैप्टर का। अब रह गया 150 शब्द वाला।